हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा में। आज का टॉपिक है डिजिटल हेल्थ कार्ड एंड चैलेंजेस। क्या लागू हो पाएगा डिजिटल हेल्थ मिशन योजना? क्या है चुनौतियाँ? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ हम इस पर पूरी चर्चा करने जा रहे हैं कि यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में किस तरह पूछा जा सकता है और आपको क्या क्या लिखना होगा, आपको किस तरह एनालिसिस करना होगा। इसका मेनली एनालिसिस करने के लिए ही आ सकता है ये, कि इसकी चुनौतियां क्या हैं, इसको किस प्रकार लागू किया जा सकेगा और इसको लागू करने में क्या क्या जो बाधाएं हैं उनके विषय में हमें एनालिसिस करना होगा अपने एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे। मुख्य रूप से हम चुनौतियों को जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्रियान्वयन में चुनौतियां क्या क्या हैं। वैसे तो आप भारत की डिजिटल जो हेल्थ मिशन है इसके विषय में आप अच्छी तरह जानते होंगे और प्रधानमंत्री द्वारा इसकी चर्चा की जा चुकी है, परंतु भारत का जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसकी जो कमियां हैं उससे आप पर्याप्त रूप से वाकिफ़ होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत हम करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। मेरा नाम आशीष है फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे द्वारा लाई जा रही है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड मिशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को आगे बढ़ाने पर व्यापक जोर दिया है। तकनीक संपन्न युग में स्वास्थ्य सेवाओं को नागरिक सुविधाओं से जोड़ने वाली इस योजना में देश के प्रत्येक नागरिक का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा फ्रेंड्स। आधार कार्ड की भांति हेल्थ कार्ड एक स्वास्थ्य पहचान पत्र होगा जिसके माध्यम से व्यक्ति के स्वास्थ्य की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। जैसा कि फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है, स्वास्थ्य पहचान पत्र मतलब कि व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सारी जानकारियां इस कार्ड के अंदर होंगी और किसी भी स्थान पर इलाज करवाने हेतु सिर्फ हेल्थ आईडी बताने की आवश्यकता होगी। डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए इसमें राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को भी शामिल किया गया है। डिजिटल हेल्थ मिशन इन दिनों खासा चर्चा में है। इसकी वजह है कि यह एक अनूठी परियोजना है और इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव होने का दावा किया गया है। अब वो बदलाव क्या होंगे वो तो इसके क्रियान्वयन के बाद ही मालूम चलेगा फ्रेंड्स, तब तक हम इस पर और चर्चा कर लेते हैं। दरअसल इस योजना में प्रत्येक नागरिक को एक स्वास्थ्य पहचान पत्र मिलेगा जिसमें उसकी बीमारी से संबंधित सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप में संकलित होंगे ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तक वह सुगमता से पहुंच सके। इससे कहीं भी कभी भी डॉक्टर मरीज की स्वास्थ्य रिकॉर्ड की तमाम जानकारी से वाकिफ हो सकेगा। मिशन का स्वरूप क्या होगा और इसका क्रियान्वयन? जी हाँ, जो क्रियान्वयन है किसी भी मिशन प्रोजेक्ट का वो उसकी सफलता का आधार होता है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत लागू किया गया है। तो फ्रेंड्स, मंत्रालय याद रखिएगा। विदित हो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत योजना का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्ड का होना है। स्वास्थ्य कार्ड एक प्रकार से वह नींव रहेगी जिसकी आधारशिला पर ही पूरे डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को खड़ा किया जाएगा। स्वास्थ्य कार्ड के निर्माण में व्यक्ति की सामान्य जानकारी के साथ साथ उसके मोबाइल नंबर और आधार नंबर की ज़रूरत रहेगी। मरीज़ को स्वास्थ्य डाटा रखने के लिए चिकित्सक, अस्पताल और क्लिनिक एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट रहेंगे। यह योजना देश के नागरिकों और अस्पतालों के लिए ऐच्छिक रहेगी। इसमें निजता का विशेष ध्यान रखने संबंधी बात पर भी ध्यान दिया गया है। इस पूरे मिशन के कार्यान्वयन में वेबसाइट और ऐप की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस मिशन में स्वास्थ्य आईडी, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डिजिटल डॉक्टर हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री जैसे विविध सुविधाएं मिल रही हैं। लाभ क्या क्या होंगे फ्रेंड्स? अब लाभ के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एक प्लेटफॉर्म पर होने से इलाज कराते समय संबंधित डॉक्टर को मरीज़ की हेल्थ हिस्ट्री का
पता ऐप के द्वारा चल जाएगा। इससे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में बार बार अलग अलग जांच करवाने की असुविधा और खर्च से बचा जा सकेगा। इससे मरीज का समय और धन बचेगा, वहीं चिकित्सक को भी इलाज करने में सुविधा होगी। डिजिटल डॉक्टर स्कीम के अंतर्गत देश भर के निजी और सरकारी डॉक्टर खुद को पंजीकृत करा सकेंगे। इन डॉक्टरों को मुफ्त में डिजिटल हस्ताक्षर भी दिए जाएंगे, जिनका उपयोग पर्चा लिखने के समय किया जा सकता है। टेलीमेडिसिन की मदद से मरीज इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किसी भी डॉक्टर से ऑनलाइन इलाज करवा सकेंगे। ई फार्मेसी के अंतर्गत कार्ड से ऑनलाइन दवाएं मंगवाने की सुविधा भी दी जाएगी। योजना के शुरुआती दौर में हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ कार्ड और डिजिटल डॉक्टर हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी। टेलीमेडिसिन और ई फार्मेसी की सुविधाएं बाद में जोड़ी जाएंगी। इसका सबसे बड़ा लाभ सरकार को अपनी स्वास्थ्य नीति बनाने में मिलेगा। योजना का व्यवहारिक पक्ष भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। व्यवहार में ये योजना जिस तरह से बताई जा रही है, क्या उस तरह से लागू हो पाएगी? इस वीडियो का मेन एनालिसिस इसी मुद्दे पे हमें करना है। इस वीडियो जो है, ये वीडियो मैं जो आपके सामने ला रहा हूँ, इसका मेन मकसद ही यही है कि हम इस बात का एनालिसिस कर पाएँ कि क्या ये योजना व्यवहारिक रूप में लागू हो पाएगी, क्या अड़चनें आएंगी, क्या बाधाएं आएंगी, चुनौतियां क्या क्या होंगी और उनसे किस तरह निपटा जा सकेगा। तो हम इसका व्यवहारिक पक्ष पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स। योजना के सैद्धांतिक पक्ष में जिन बातों का वर्णन किया गया है, क्या वो व्यवहारिक रूप में भी इतने ही सरल होंगे, यह देखने वाली बात होगी। यह आने वाले समय में पता चलेगा। इस पूरी योजना में सब कुछ स्वास्थ्य आईडी बनने पर ही निर्भर रहेगा। ग्रामीण भारत में जहां आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचने में समय लग रहा है, फ्रेंड्स मैं यहां उदाहरण देना चाहूँगा ऑनलाइन शिक्षा का। जैसे कि आजकल आप देख ही रहे होंगे कि जो ऑनलाइन शिक्षा है उसमें ढेर सारी बाधाएं आ रही हैं। मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों अलग अलग बातें हैं, परंतु शिक्षा ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से लागू करना लगभग वही बाधाएं आएंगी जो स्वास्थ्य में के क्षेत्र में आएंगी, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बुनियादी ढांचा ज़रूरी है, शिक्षा में भी बुनियादी ढांचा ज़रूरी है, और हमारे देश में स्वास्थ्य और शिक्षा में दोनों में ही बुनियादी ढांचा बेहद ख़राब है, ख़ास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब इंटरनेट का जो बुनियादी ढांचा है उसकी असुविधा के कारण हम जो ऑनलाइन शिक्षा है उसको व्यापक रूप से लागू नहीं कर पा रहे हैं, उसमें बाधाएं आ रही हैं, उसी तरह की बाधाएं इस क्षेत्र में भी आएंगी। और दूसरे तरफ से स्वास्थ्य का तो मामला और गंभीर हो जाता है, हालांकि शिक्षा का भी मामला उतना ही गंभीर है, लेकिन स्वास्थ्य जो है वो भी मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो उस क्षेत्र में कितनी बाधाएं आ सकती हैं ये शायद बताने वाली बात नहीं है, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को। तो चलते हैं टॉपिक की ओर आगे। ग्रामीण भारत में जहां आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचने में समय लग रहा है, वहां स्वास्थ्य आईडी का निर्माण किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। इस योजना को ग्रामीण और शहरी जैसे दो पहलुओं से देखा जाए तो ग्रामीण भारत तकनीकी ज्ञान, स्वास्थ्य सुविधाओं और संसाधनों के मामले में शहरी भारत की तुलना में अक्षम है। फ्रेंड्स मेरा गला थोड़ा ख़राब है और पिछले दिनों से भी मैं वीडियो इसलिए नहीं ला पा रहा था, गला उस समय ज़्यादा ख़राब था, अभी थोड़ा ठीक हुआ है। और ये बेहद इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, हालांकि मैं इस हालत में तो अभी नहीं हूँ कि मैं व्यापक तौर पे और न्यूज़ से जुड़े हुए वीडियोस ला सकूँ, लेकिन काफ़ी ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, काफ़ी ज़रूरी न्यूज़ थी यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यूपीएससी मेंस ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, आफ्टर द प्रीलिम्स 90 दिन के अंदर अंदर यूपीएससी मेंस होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये ज़रूरी है, ये टॉपिक पे चर्चा करना और लाना बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये। तो फ्रेंड्स मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकता ये जो टॉपिक है कितना ज़रूरी है यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे क्वेश्चन हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको तैयार करके रख सकते हैं, पढ़ के जाइएगा और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम वर्तमान ग्रामीण भारत के संदर्भ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट में देश में स्वास्थ्य कर्मचारियों की भारी मात्रा में कमी बताई गई थी।
इस रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति अच्छी नहीं थी। ये बात आप अच्छी तरह जानते होंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानकों के अनुसार सामान्यतः 13 से 21 स्वास्थ्य कर्मचारी होने चाहिए। इनमें एक चिकित्सक अधिकारी, एक लेखाकार सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक फार्मासिस्ट, एक आयुष फार्मासिस्ट, 3 नर्स, एक महिला स्वास्थ्य कर्मचारी, एक स्वास्थ्य सहायक, एक स्वास्थ्य शिक्षक, एक लैब टेक्नीशियन, एक कोल्ड चेन और वैक्सीन लॉजिस्टिक असिस्टेंट, ग्रुप डी के 2 कर्मचारी, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सह चौकीदार होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि कितने लोगों का योगदान होता है, तब हमें जाके एक जो स्वास्थ्य सुविधा है हमें प्राप्त हो पाती है। तय मानक और धरातल की वास्तविक स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं फ्रेंड्स। हमें खासा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ख़ासतौर पे ये जो कोविड-19 की महामारी जैसी जो स्थिति है, इसमें हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं की जो पोल थी वो और ज़्यादा खोल के रख दी है। बुनियादी ढांचा हमारे स्वास्थ्य का बेहद ख़राब है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये बात आप अच्छी तरह जानते होंगे फ्रेंड्स कि ये जो इम्प्रूवमेंट है कुछ तो करप्शन के वजह से, कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति ना होने की वजह से, और कुछ तो हमारे अपने तरफ से भी कमियां हैं, नागरिकों की तरफ से भी कमियां हैं। ये कि जो नागरिक हैं, जो हम लोग हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, वो जब हमें बुनियादी ढांचे में कमियां दिखाई देती हैं, जब हमें अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती है, तो हम सवाल नहीं करते हैं। हमें सवाल करना सीखना होगा, हमें जवाब मांगना सीखना होगा। हमें जवाब चाहिए। हमारा जो खून पसीने की कमाई है, उससे हम कर जो टैक्स हम देते हैं गवर्नमेंट को, उससे वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाती हैं, उनमें सुधार क्यों नहीं हो पाता है, और यदि वो पैसा खर्च हो रहा है तो कहाँ पर हो रहा है, वो हमें सवाल पूछना आना चाहिए और जवाब हमें मिलना चाहिए। ये हमारा अधिकार भी है फ्रेंड्स, और ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपने स्तर पर भी ये जानने की कोशिश करें कि हमें जो है स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों मुहैया नहीं हो पा रही हैं, हमारे टैक्स का गाढ़ा पैसा खर्च करने के बावजूद भी। तो फ्रेंड्स, ये जानने की ज़रूरत है हमें। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो प्रवासी मज़दूरों का जो मामला आया था, आपने संसद जो अभी सत्र में चल रही है उसमें आपने पढ़ ही लिया होगा सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है कि जो प्रवासी मज़दूरों को क्षति जो हुई है उसका डेटा किसी तरह का नहीं है, बेरोज़गारी का डेटा नहीं है कि कोविड-19 के दौर में कितना बेरोज़गारी मतलब कि उत्पन्न हुई है, इस तरह का कोई डेटा नहीं है। प्रवासी मज़दूरों को कितनी क्षति पहुंची है, इस तरह का कोई डेटा नहीं है। और कितनी नौकरियां गई हैं, इस तरह का कोई डेटा नहीं है। तो फ्रेंड्स, सरकार जो है, जो मुख्य मुद्दा था, कितने लोग बेघर हो गए इसके वजह से, जो आपके शायद यदि जो है आपको अच्छी तरह याद कर पा रहे हैं, यदि आप इस बात को अच्छी तरह याद कर पा रहे हैं कि उस समय स्थिति क्या थी जब कोविड-19 पहले फैला था और प्रवासी मजदूर वापस जा रहे थे, तो उनकी हालत क्या थी। हालांकि हमें समय के साथ धीरे धीरे भूलने की आदत है। हमारे जो भारत के जो नागरिक हैं, हमें कमियां यही हैं कि हम समय के साथ भूल जाते हैं, और जो घटना अपने साथ ना घटे वो तो हम जल्दी भूल जाते हैं। तो शायद कई लोग इस घटना को भूल भी गए होंगे, दुर्घटना को, सॉरी घटना बोलना तो गलत होगा, दुर्घटना, क्योंकि जो प्रवासी मज़दूरों के साथ हुआ, जो उनके साथ एक्सीडेंट्स हुए, जो उनकी हालत हुई, जो उनके रोज़गार छिने, जो उनको इतना पैदल चलना पड़ा, वो कोई घटना नहीं है, वो दुर्घटना है। वो बहुत बड़ा, मतलब कि आप ये कह सकते हैं इतनी बड़ी क्षति है हमारे देश के लिए कि उसका आंकड़ा ना होना अपने आप में एक अजीब सी बात सामने लाता है। तो फ्रेंड्स, सवाल तो हमें करना होगा, सवाल तो हमें पूछना होगा, क्योंकि हमारा जो पैसा है, डॉक्टर्स के, नर्स की जो सैलरी में खर्च होता है, जो बुनियादी ढांचों पर खर्च होता है, वो कुछ तो करप्शन है, लेकिन करप्शन के कारण ही सब कुछ नहीं है। राजनीतिक
रूप से जो इच्छा शक्ति है वो कमज़ोर होना भी एक बड़ा कारण है। और नागरिकों की ये गलती है कि नागरिक ये सवाल नहीं पूछ पाते कि भाई हमारा पैसा जो है, जो खर्च हो रहा है, उससे जो हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए, किन फैसिलिटीज़ पे वो पैसा खर्चा किया गया, वो फैसिलिटीज़ हमें क्यों नहीं मिली, ये हमें वहाँ पूछने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ टॉपिक से थोड़ा अलग जाके मैंने 2-3 मिनट आपके ज़्यादा ले लिए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये बात आपको बतानी ज़रूरी थी। तो फ्रेंड्स, हम टॉपिक पर चलते हैं। मिशन की राह में अवरोध क्या क्या हैं, अब उसको हम अच्छी तरह से जान लेते हैं। वैसे आप कुछ तो समझ ही गए होंगे। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में डिजिटल डॉक्टर की सुविधा की बात भी कही गई है। कोरोना काल में स्वास्थ्य क्षेत्र की अनेक सच्चाइयों से साक्षात्कार करवा दिया है। इस योजना में जहां डिजिटल डॉक्टर सुविधा के अंतर्गत चिकित्सकों को पंजीकृत करने की बात कही जा रही है, वहीं देश में रिक्त चिकित्सकों की संख्या उपलब्ध चिकित्सकों पर कार्यभार बढ़ाती नजर आ रही है। तो रिक्त चिकित्सकों की जो संख्या है वो जितनी ज़्यादा है उसको भरने की ज़रूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1000 से की आबादी पर एक चिकित्सक के मानक को प्रस्तुत करता है, जबकि भारत में 10,000 की आबादी पर लगभग 7 चिकित्सक हैं, जो कि बहुत कम है। भारत के ग्रामीण एक मानक से कम है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 की आबादी पर महज एक एलोपैथिक चिकित्सक है। चिकित्सकों की उपलब्धता के मामले में बंगाल की स्थिति सबसे दयनीय है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 6.2 करोड़ आबादी पर मात्र 881 चिकित्सक हैं। इतनी अधिक आबादी को इतने कम डॉक्टर देखेंगे तो वे तकनीक के सहारे भी कितना काम कर पाएंगे, यह सोचने वाली बात है। झारखंड और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 आबादी पर केवल एक डॉक्टर है। यहाँ की तो हालत और ज़्यादा ख़राब है फ्रेंड्स। इसलिए जब तक चिकित्सकों की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक इस योजना के धरातल पर सफलतम क्रियान्वयन की राह में तो बाधाएं आती रहेंगी। तो ये तो मुख्य बाधा है। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन याद रखने की ज़रूरत क्या है कि यह अपर्याप्त चिकित्सक बुनियादी अवसंरचना की कमी को पूरा करने का विकल्प नहीं है। जो अपर्याप्त जो चिकित्सक हैं फ्रेंड्स, और बुनियादी अवसंरचना की कमी को पूरा करने का विकल्प नहीं है। कोरोना काल में जब इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधा की कमी के चलते ऑनलाइन क्लास की फीकी पड़ रही है, जिसका जिक्र मैं अभी पहले कर चुका हूँ इसी वीडियो में, तब डिजिटल हेल्थ मिशन को सफल बनाना सरकार के लिए बेहद मशक्क़त भरा काम होगा। फिर भी सफलतापूर्वक स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराना भर ही सवाल नहीं है। सवाल इससे भी आगे का है कि रोगियों से जुड़े व्यक्तिगत आंकड़ों की सुरक्षा के लिए क्या तैयारी है। फ्रेंड्स, यहाँ डिजिटल जो डेटा सुरक्षा की बात हो रही है उसकी बात हो रही है। सरकार जिस हेल्थ आईडी की बात कर रही है, दरअसल वह एक बैंक खाते जैसी होगी, जिसमें व्यक्ति की बीमारी से जुड़ी सभी डिटेल्स एक ही क्लिक में कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगी। अगर सरकार की यह पहल कामयाब रहती है तो यकीनन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्रांतिकारी कदम साबित होगा, लेकिन यह मिशन कई प्रकार की चुनौतियों से भी घिरा है। इंटरनेट की अपर्याप्त सुविधा इसकी राह में सबसे बड़ी बाधा है। भले ही एक ही क्लिक में रोगी की सभी जानकारी का स्क्रीन पर उभर आने का दावा किया जा रहा है, लेकिन देश के ग्रामीण क्षेत्रों की हालत किसी से छुपी नहीं है। इंटरनेट के बुनियादी ढांचे के अभाव में यह कैसे सुनिश्चित होगा कि हर स्वास्थ्य केंद्र में बैठा डॉक्टर आसानी से हेल्थ कार्ड से जानकारी निकाल सके। थोड़ी देर के लिए मान लें कि इंटरनेट की समस्या खत्म हो जाएगी, डिजिटल हेल्थ मिशन सफलतापूर्वक काम कर लेगा, लेकिन सवाल यह है कि स्वास्थ्य क्षेत्र की जर्जर बुनियादी अवसंरचना को ठीक किए बिना डिजिटल मिशन अपनी चमक कैसे बिखेर पाएगा। फ्रेंड्स, आपने पिछले दिनों जो यूपी में जो जापानी एन्सेफेलाइटिस का जो खौफ फैला था, उसके थ्रू जो मतलब कि मृत्यु हो रही थी बच्चों की, तो उस समय भी आपने बुनियादी ढांचे का बुरा हाल देखा होगा। जो स्वास्थ्य क्षेत्र का जो बुनियादी ढांचा है उससे अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और राजस्थान वाला एक मामला जो है उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उससे भी आप ले सकते हैं कि वहाँ पर भी शिशुओं की जो मृत्यु हो रही थी तेज़ी में। तो
ये काफ़ी, ये जो बुनियादी ढांचे की हमारी जो असफलता है स्वास्थ्य क्षेत्र में, जो बुनियादी ढांचा जो कमज़ोर है, उस पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है हमें। अधिकांश राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति बेहद खराब है। इस कोरोना काल में ही विभिन्न अस्पतालों में बुनियादी ढांचे की कमी के चलते उपजे हालात से हर कोई परिचित है। लिहाजा डर इस बात का है कि पहले से ही जर्जर चिकित्सा प्रणाली स्वास्थ्य आईडी कार्ड वाली योजना की सफलता को खासा प्रभावित करेगा। नागरिकों को उपचार के बारे में निर्णय लेने में मदद करने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड रखरखाव, स्वास्थ्य सेवा डाटा, इसी तरह की स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रियाओं को साझा करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना एक अच्छी सोच है। लेकिन यह पहल कई चिंताओं को भी जन्म देती है। इस मिशन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों के अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, बीमा फर्मों, एजेंसियों और टेलीमेडिसिन के बीच सहयोग शामिल है। ऐसे में व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा के वाणिज्यिक दुरुपयोग की चिंता बढ़ जाती है। इन चुनौतियों के बारे में भी सोचना होगा। मसलन नागरिकों के स्वास्थ्य डेटा के केंद्रीकृत भंडार की निगरानी और उसका प्रबंधन कौन करेगा? डाटा पर सरकार या व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और डिजिटल रिकॉर्ड तक लोगों की पहुंच एक विशेष चिंता का विषय है। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन टॉपिक काफ़ी उपयोगी है और इस पर यदि आप थोड़ा गंभीरता से विचार करेंगे, एनालिसिस करेंगे और इसको थोड़ा और अच्छी तरह आप इसके पॉइंट्स बना सकते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ कई पॉइंट्स पर चर्चा की है, लेकिन उसको आप एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं, पॉइंट्स में क्रिएट कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा फ्रेंड्स। आप एग्ज़ाम में ज़्यादा जल्दी लिख पाएंगे और इस पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन ज़रूर आएगा यूपीएससी मेंस में, ये मुझे लग रहा है 99% चांसेस हैं। डिजिटल हेल्थ मिशन योजना की 5 बड़ी बातें जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोली थी, माननीय प्रधानमंत्री ने बोली थी। एक, हेल्थ कार्ड में पूरी सेहत का रिकॉर्ड होगा। जांच के पर्चे सहेजने से मुक्ति, सब कुछ ऑनलाइन होगा। डॉक्टर को बस अपनी यूनिक आईडी बतानी होगी और डॉक्टर कहीं भी आपका हेल्थ रिकॉर्ड देख सकेगा। हेल्थ कार्ड के ज़रिए घर बैठे दवाएं मंगा सकेंगे। आधार की तर्ज पे डिजिटल हेल्थ कार्ड है। आधार से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलने जा रहा है फ्रेंड्स हमें, कि जब हमने आधार बनाया था उस समय क्या क्या कमियां थी। अब जब ये हेल्थ कार्ड बनेगा उसमें वो जो एक्सपीरियंस है वो काम आएगा। जब आधार कार्ड बनने की दिशा में सार्थक पहल प्रारंभ हुई थी, तब देश में आम आदमी की पहचान सुनिश्चित करने वाली इस पहल में अनेक व्यावहारिक दिक्कतें आई थी। वैसे आधार कार्ड में केवल व्यक्तिगत पहचान ही दर्ज थी, किंतु हेल्थ आईडी में संपूर्ण सहयोग स्वास्थ्य ब्यौरा दर्ज होगा। ऐसे में आधार कार्ड बनने की प्रक्रिया में आई खामियां हेल्थ कार्ड बनने की प्रक्रिया में सबक का कार्य करेंगी, किंतु यह बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य होगा। हेल्थ कार्ड को बनाने के साथ स्वास्थ्य संबंधी सभी दस्तावेजों को एक मंच पर सहेजने के तमाम फ़ायदे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने की कोशिश की होगी, आपने कुछ सीखा होगा और इस पर अपने पॉइंट्स बनाइए। आपके इस पर कोई विचार हैं तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, कोई क्वेश्चन है वो लिखिए और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।